देखिए कल हम लोग बता रहे हैं, कल आपको बताया है लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कल उसके बारे में हमने ग्राफ भी बताया था। और लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो क्लियर है, आप जानते हैं कि ग्राफ जो होगा उसका हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। यानी कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो चलिए, जैसा कि हमने अभी तक एक लीनियर इक्वेशन की बात की थी जहां दो लीनियर इक्वेशन दिया हो, और ऐसे दो लीनियर इक्वेशन का जब हम ग्राफ तैयार करें, तो मान लीजिए आपका जैसे ये ग्राफ, ये केस फर्स्ट हुआ मान लीजिए, इसी प्रकार से ये सेकेंड ग्राफ केस 2, इसी प्रकार से ये केस 3, ये थर्ड ग्राफ। क्लियर? तो ग्राफ में अच्छी तरह से जान रहे हैं कि जब लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा हमारा, ये y डैश x डैश, क्लियर? ध्यान देंगे कि जब भी हमारा लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा है ना, वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो फर्स्ट केस में जब मान लीजिए कि अगर स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो मान लीजिए किसी लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ जो है वो आपका ये स्लॉट हुआ। क्लियर? मान लीजिए ये पहला इक्वेशन का ग्राफ है, फर्स्ट इक्वेशन। तो दूसरा इक्वेशन का भी ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो इसी पे हम करेंगे। मान लीजिए ये ग्राफ बना हुआ है, इसी ग्राफ पेपर पे हम दूसरा स्लॉट भी करते हैं। तो जैसे ही हम दूसरा ग्राफ पेपर इस पे डालेंगे, यानी दूसरा हम जैसे ही इक्वेशन इस पे डाल के दूसरे इक्वेशन का जब ग्राफ स्लॉट करेंगे, तो ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये काट रहा है। ये दो इक्वेशन, एक इक्वेशन ये था आपका और एक इक्वेशन आपका ये दूसरा इक्वेशन है सेकेंड, ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। तो जहां पे काट रहा है, मान लीजिए ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्टिंग कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग कर रहा है वो उसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये जो x और y का जो कोऑर्डिनेशन होगा, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट x का जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, और जो ये y का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये x और y उस दोनों इक्वेशन का क्या होगा, वो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होगा। तो निश्चित हो गया कि अगर कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटता है तो इसका मतलब है कि इसका एक हल है, मतलब निश्चित हल है, यानी कि इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि अगर ग्राफ में टू लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है, टू लीनियर इक्वेशन ग्राफ जो होता है, अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग कर रहा है ना, दे आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट ए पॉइंट, देन this coordinate point it is the known as the solution of both equation। उस इक्वेशन का वो आपका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होगा। दूसरा चीज कि ऐसे जब ये काटता है तो वो जो आपका जो इक्वेशन होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन था a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये जो आपका जिस प्लॉट से ये ग्राफ जो कट के आया, इंटरसेक्टिंग किया है, इसका मतलब है कि ये किस प्रकार का सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा 100%। किसी प्लेन में आपका किसी भी लाइन के लिए तीन कंडीशन होगा। मान लीजिए किसी प्लेन में दो लाइन खींचते हैं तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेगा, ठीक है। अगर नहीं काटता है, मान लीजिए इस पोजीशन पे दिख रहा है, ये आपको लग रहा है कि अभी नहीं काट रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो इसको काटेगा। 100% है कि प्लेन में अगर दो लाइन अगर बन रहा है, प्लेन में अगर दो लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो या तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेगा, या ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इसको काट देगा। तो काट देगा इसका मतलब दैट शो द पोजीशन ऑफ कन्वर्जिंग। ये जो पोजीशन इधर का दे रहा है वो कन्वर्जिंग का पोजीशन है, और ये पोजीशन डाइवर्जिंग का है। तो इस तरह का भी लाइन जो कन्वर्जिंग है और डाइवर्जिंग का पोजीशन है, इसका मतलब यह शो कर रहा है कि दे आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। 100% दो लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेगा, काटेगा। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि प्लेन में वैसे दो लाइन जो कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटे, ये कंडीशन बनता है भैया पैरेलल लाइंस का। इसका मतलब है कि दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, दे आर कॉल्ड
पैरेलल लाइंस। अगर प्लेन में ऐसे दो लाइन जो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अगर कोई आपका ये ग्राफ, मान लीजिए कि आप लीनियर इक्वेशन का ये ग्राफ तैयार किए, तो इस लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ तैयार किए हैं उसमें ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो इस स्ट्रेट लाइन पे ही दूसरे लीनियर इक्वेशन का भी इसी पे स्लॉट हो गया, एकदम सेम इसी पे लाइंस कर गया। इसका मतलब इसको कहते हैं कोइंसाइड करना। कोइंसाइड का मतलब इसी पे अध्यारोपित होना, इसी के ऊपर ओवरलैपिंग करना, यानी कि कोइंसाइड करना। तो ये जब कोइंसाइड होगा तो 100% आप देखेंगे कि एक लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ तैयार हुआ, दूसरा लीनियर इक्वेशन का भी ग्राफ उसी पे कोइंसाइड कर गया। तो ये तीन प्रकार से हो सकता है। एक ये होगा कि कहीं ना कहीं काटेगा, या हो सकता है वो एक दूसरे को, वह दोनों लाइन कहीं नहीं काटे, या हो सकता है कि एक दूसरे पर ही होकर गुजरेगा, नहीं तो इस तरह से आपका मिलेगा। तो प्लेन में इस प्रकार का दो लाइन होगा। तो एक लाइन तो क्लियर हो गया कि अगर काटता है दो इक्वेशन, अगर मान लीजिए एक लीनियर इक्वेशन का दो इक्वेशन आपके पास है ना, तो निश्चित रूप से ऐसे दोनों इक्वेशन जो एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग कर रहा है, तो 100% ऐसे हम लोग लीनियर इक्वेशन को हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ऐसे लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? अब ध्यान देंगे थोड़ा विशेष रूप से, हमने कहा कि केस सेकेंड जो दूसरा केस था, हो सकता है कि मान लीजिए ये आपका वाई वाई डैश, क्लियर, ये आपका एक्स एक्स डैश है, इसका ग्राफ तैयार हुआ। एक ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपका फर्स्ट, और दूसरे लीनियर इक्वेशन का भी ग्राफ आपका ये हो गया। यानी ये प्रतीत हो रहा है कि कहीं भी इसको इनफाइनाइटली पोजीशन में अगर इसको हम बढ़ा दे तभी ये कहीं एक दूसरे को नहीं काटेगा। इट मींस कि दे आर पैरेलल, दे आर पैरेलल। ये सब क्या है, पैरेलल है। मतलब जब दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो निश्चित रूप से अगर एक दूसरे के पैरेलल खिंचाता है यानी पैरेलल होता है, तो निश्चित रूप से ये शो करता है कि इस जो लीनियर इक्वेशन का, जो दोनों लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो 100% ये दोनों लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तीसरा केस आते हैं, तो अगर मान लीजिए ये थर्ड केस है, जैसे ये मान लीजिए हमारा ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वाई डैश वाई, ये आपका एक्स और ये एक्स डैश, क्लियर। तो अब चलिए देखते हैं, अगर मान लीजिए प्लॉट करते हैं, एक ग्राफ हमारा ये बना, पहले लीनियर इक्वेशन का हमारा जो ग्राफ प्लॉट किया ये बना, और दूसरा लीनियर इक्वेशन का जो स्लॉट ग्राफ है वो इसी पे आके, मतलब इसी पे ओवरलैप कर गया, एकदम सेम इसी पे ओवरलैप कर गया, इसी पे लाइस कर गया। इसको कहते हैं कोइंसाइड करना, है ना। तो जैसे कोइंसाइड करेगा तो दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी बहुत सा सॉल्यूशन होगा इसमें। देखिए जहां एक दूसरे को काटता है यूनिक सॉल्यूशन होगा, जहां एक दूसरे को कहीं काटता है मतलब दे आर पैरेलल, अगर वो एक दूसरे के पैरेलल है तो दे हैव नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बट अगर इनफाइनाइट मतलब अगर वो कोइंसाइड करता है, एक दूसरे पे लाइस कर जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कोइंसाइड। क्या कहते हैं उसको, कोइंसाइड। दूसरा चीज कि हम लोग देखेंगे एक बात को, थोड़ा सा ध्यान देंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे इसको, क्योंकि आपकी सॉल्यूशन के लिए हमेशा इस बात का देगा। यानी कि ग्राफ में आप में इसको थोड़ा समझ के लिख भी लेंगे आप लोग। ग्राफ जब भी बनेगा तो ग्राफ का जो कार्टेशियन प्लेन होगा, इस प्लेन के अंदर दो लाइन का अगर जब कंडीशन की बात करेंगे तो दो लाइन का तीन कंडीशन होगा। ये कंडीशन ये हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट दे, या हो सकता है कि दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, दे आर द पैरेलल लाइंस। अगर वो नहीं काटता है तो पैरेलल लाइंस है, काट देता है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाता है मतलब एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाता है तो वह एक अलग प्रकार का इक्वेशन में। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी दो इक्वेशन के लिए आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2,
साइमल्टेनियसली हमने बताया था कल कि किसी भी दो इक्वेशन के लिए एक लीनियर इक्वेशन में छोड़ के बाकी दो लीनियर इक्वेशन की अगर बात करें तो साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन में अगर बात करते हैं तो ये हम साइमल्टेनियसली इसका यूज करते हैं। तो जैसे ये जो साइमल्टेनियसली सिस्टम है, इस सिस्टम में हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होता है। क्लियर? अब इस दो लीनियर इक्वेशन में हमारे पास जो केस बनता है वो पहला बनता है कि इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यह यूनिक सॉल्यूशन तब देगा इफ लीनियर पेयर ग्राफ, लीनियर इक्वेशन ग्राफ intersect to each other, intersecting to each other। अगर वो एक दूसरे को काट रहा है तो 100% वो कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा कंडीशन है ना, इट हैज नो सॉल्यूशन, नहीं इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है कोई, यानी कि जो दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन का x और y का मान किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, किसी प्रकार का कोई हल नहीं होगा। जैसे हमने कल बताया, आपको ये बताया भी था कांस्टेंट टर्म के लिए, जिसमें हमने एक सिस्टम बताया था, है ना। तो उस सिस्टम में भी हमने बताया था कि कुछ ऐसे इक्वेशन होते हैं जो दो इक्वेशन को अगर साथ में लेके चलते हैं तो उसमें एक ऐसा होता है जिसका सॉल्यूशन होता है और एक ऐसा होता है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, मतलब होता ही नहीं है सॉल्यूशन, है ना। तो उसको दो वर्ग में हमने बांट के रखा था, है ना। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है, इसमें कांस्टेंट टर्म में हमने ये अलग करके रख दिया था कि उसमें इक्वेशन का जो x और y जो वेरिएबल है उसका निश्चित रूप से सॉल्यूशन होता है, जबकि इन कांस्टेंट टर्म में जो होता है उसका कोई हल, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, उसमें x और y का कोई वैल्यू ही पुट नहीं कर पाता है दोनों के लिए, खासकर दोनों के लिए। चलिए, नो सॉल्यूशन इन कांस्टेंट टर्म का ही है, तो इसमें क्या होगा? इफ लीनियर इक्वेशन, यानी ग्राफ पे हम बता रहे हैं, इफ लीनियर इक्वेशन ग्राफ है ना, पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे की क्या होगा? पैरेलल होगा, तो निश्चित रूप से इट हैज नो सॉल्यूशन, का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और तीसरा जो कंडीशन है, वो तीसरा कंडीशन आपको बता देते हैं, ध्यान देंगे, थर्ड कंडीशन भी आपको लिख देते हैं। तीसरा कंडीशन जो है वो थर्ड कंडीशन कहता है कि इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ड्यू टू, क्यों भाई? इफ लीनियर पेयर ग्राफ coincide to each other। ये दूसरे पर coincide होता है। क्लियर? यानी दो, अब पूरी तरह से एक बार फिर से समझ ले कि कल हमने जो लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ जो बताया था, तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, लेकर स्ट्रेट लाइन। दूसरा चीज, अब लीनियर इक्वेशन में ये क्लियर आपको बता दिए कि अगर हम साइमल्टेनियसली अगर दो ग्राफ की, मतलब दो इक्वेशन की बात करते हैं, तो साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन में जो हमारे पास जो ग्राफ प्लॉट होगा उसमें कंडीशन होगा कि अगर वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो 100% कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो दे आर कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। उस जो इक्वेशन है, साइमल्टेनियसली इक्वेशन का जो इक्वेशन दिया गया है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा कि अगर वो एक दूसरे के पैरेलल है तो नो सॉल्यूशंस का कोई हल नहीं है। और तीसरा कि अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, अगर उस कंडीशन में आता है तब जब ग्राफ खींचा गया है, यानी कि जो आपका बोथ जो लीनियर पेयर का जो ग्राफ कोइंसाइड करेगा, तभी इस स्थिति में वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कोई दिक्कत? तो चलिए अब आगे आते हैं। ये ग्राफ आज आपका क्लियर हो गया। अब आपको ग्राफ खींचना है, देखना है कि भैया कौन सा सॉल्यूशन के अंदर आता है, यूनिक सॉल्यूशन के अंदर आता है या कोइंसाइड करता है यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, या पैरेलल होता है यानी कि नो सॉल्यूशन होता है। कैसा ग्राफ स्लॉट होता है, जिस तरह का ग्राफ स्लॉट होगा उस तरह से हम उसको बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का ग्राफ यहाँ स्लॉट हो रहा है, किस प्रकार का बनेगा ये, है ना।
जिस तरह का ग्राफ प्लॉट बनेगा, जिस तरह का ग्राफ तैयार होगा लीनियर इक्वेशन का, इन दोनों साइमल्टेनियसली ग्राफों का, यानी साइमल्टेनियसली जो लीनियर इक्वेशनों का जो ग्राफ होगा उससे यह पता चल जाएगा कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर इंटरसेक्टिंग करता है तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर वो एक दूसरे के पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, अगर वो कोइंसाइड करता है तो दे हैव द मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर? अब चलिए हम सॉल्विंग मेथड देखते हैं। सॉल्विंग मेथड, एक चीज का थोड़ा ध्यान देंगे जो मुख्य रूप से जरूरी होगा, उन्हीं चीजों के बारे में जिक्र करेंगे। सॉल्विंग मेथड, भाई सॉल्विंग मेथड किसका? साइमल्टेनियसली इक्वेशन का, यानी कि आपका लीनियर इक्वेशन का जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, जो आपका दो इक्वेशन होता है उसमें, है ना, गिवन होता है दो इक्वेशन, उसके लिए हम उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो सॉल्विंग मेथड में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अभी तक हमने जो मेथड पढ़ा है वो ग्राफिकली मेथड पढ़ा है ना। अब आगे जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग इसमें मेन रूप से ग्राफ के बारे में नहीं, पहला चीज पढ़ेंगे फर्स्ट मेथड। चलिए अब हम लोग जो सॉल्विंग मेथड है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सॉल्विंग मेथड है, वो जितने प्रकार का मेथड है, लगभग 6 मेथड है इसमें, और इस 6 मेथड में मुख्यतः जो मेथड का प्रयोग करते हैं उसी मेथड का हम लोग प्रयोग करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए जो फर्स्ट मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, भैया इस सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है ध्यान देंगे। जैसे मान लो कि एक जो हमारे पास जो स्टैटिस्टिकली जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन का जो दिया गया है उसमें देखेंगे थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि एक है 5x + 3y = 19, ये हो गया 2x + 4y = 60। कोई दिक्कत? हमारे पास ये दो इक्वेशन दिया गया है, इस दोनों इक्वेशन के द्वारा हमें इसमें x और y का वैल्यू निकालना है। क्लियर? मतलब x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, ये आपको निकालना है। क्लियर? तो आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हम जिन मेथडों का अभी मात्र हम इसमें 3 ही मेथड आपको बताएंगे, हालांकि 6 मेथड है टोटल मिला के, 3 मेथड का काफी प्रयोग करना, मात्र 3 मेथड का ही प्रयोग करें, और ज्यादा प्रयोग करें तो एक मेथड में ज्यादा प्रयोग करेंगे, है ना। वो है आपका जो मेथड है वो एलिमिनेशन मेथड का हम लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं, हालांकि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो बता रहा है उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एलिमिनेशन मेथड। चलिए सभी मेथड के बारे में हम थोड़ा जान लेंगे। तो चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, सबसे पहले जान लेंगे कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन का है, ये जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन में 5x + 3y = 19। आपको करना क्या है कि पहले इक्वेशन के जो फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है 5x + 3y = 19, उस पहले इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल को, यानी या x को चाहे y को, x हो या y हो, इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को आपको क्या करना है कि दूसरे वेरिएबल के रूप में इसको बैक करना है, यानी कि आपको डिनोटेट करना है। जैसे मान लीजिए कि 5x + 3y = 19 है। क्लियर ना? तो हम x को y के रूप में इसको व्यक्त करें या y को x के रूप में व्यक्त करें? नहीं, तो इसको कैसे व्यक्त करना है थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए हम x को y के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे 5x = इस 3y को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 19 माइनस क्या हो जाएगा जी, 3y, 19 - 3y। अब बोलिए इस
5x का मान इतना है, तो x का वैल्यू क्या होगा भैया, तो 19 माइनस 3y बाई 5, यानी इस x का वैल्यू जो है वो हम किस में ले आए, किस वेरिएबल में ले गए हम इसको, यानी x को हम y के वेरिएबल के टर्म में क्या कर दिया, हमने चेंज कर दिया, यानी कि 19 माइनस 3y। देखिए यही x का वैल्यू जहां होगा हम उसको y के रूप में क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। जैसे मान लीजिए अब हमारे पास x का वैल्यू ये आ गया, तो इक्वेशन जो सेकेंड है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, इसमें आप रखेंगे 2x, क्लियर, तो आपका 2 इंटू एक्स के जगह y के टर्म में ले जाना है, तो y के टर्म में लेगा 19 माइनस 3y। हमने कहा कि किसी भी एक वेरिएबल को, x और y जो दो वेरिएबल है उसमें से किसी एक वेरिएबल को आप क्या कर सकते हैं, उसके दूसरे फॉर्म में, यानी x को y के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या y को x के रूप में, किसी एक को आप व्यक्त कर सकते हैं। आपने x को किस में कन्वर्ट कर लिया है, x को y के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, तो 19 माइनस 3y बाई क्या हो गया 5, अब प्लस 4y इज इक्वल टू क्या हो गया 60। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 19 टू जा 38 माइनस 3 टू जा 6y बाई 5, अब प्लस 4y बराबर क्या हो गया 60। तो चलिए 4y बराबर 16 माइनस, इसको आप उधर ट्रांसफर कीजिए तो क्या हो जाएगा, बोलिए, सॉरी पहले इधर का काम कर लीजिए। तो ये एलसीएम आप लेंगे तो 5 1 जा 5, तो ये 38 माइनस 6y और प्लस 5 4 जा 20y बराबर क्या हो गया 60। तो आपका हो गया 38 20 माइनस 6y प्लस 14y बराबर 16, 5 जा कितना हो गया 80। ये 5 आपको उधर जाएगा, चूंकि इक्वेशन का पहले से हल जानते हैं आप, अच्छी तरह से जानते हैं, लाइट्रेशन करना जानते हैं, तो ये आपका लाइट्रेशन है, पक्षांतर करना है, तो पक्षांतर में साइन चेंज होगा। चलिए तो 14y बराबर 80 माइनस क्या हो गया 38, तो 14y बराबर क्या हो जाएगा भाई, 10 में 8 2 और 7 माइनस 3 42, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 14 3 जा 42, y इज इक्वल टू 3, आपका y का वैल्यू 3 आ गया। आप इस इक्वेशन में यानी x इज इक्वल टू जो x को y के रूप में जो आपने व्यक्त किया है उसमें y का वैल्यू रखिएगा और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब हुआ कि किसी एक वेरिएबल, जो दो वेरिएबल दिए गए हैं x और y, उसमें से किसी भी एक वेरिएबल को आप क्या करना है कि किसी एक वेरिएबल में उसको ले जाना है, उसमें अभिव्यक्ति करनी है उसकी, है ना। चलिए दूसरा, एक वेरिएबल को किस में ले जाना है, दूसरे वेरिएबल में, क्लियर है, यानी किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में ले जाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा आ गया। जैसे आपका यही इक्वेशन हम लेके चलते हैं, ये आपका जो फर्स्ट मेथड था वो क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब देखिए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना, उसके जगह रखना, उसके जगह उसको अभी मतलब रखना। जैसे आप क्रिकेट गेम में देखते होंगे, कहता है भाई इसका सब्स्टिट्यूटर प्लेयर है ना। सब्स्टिट्यूटर का मतलब हो गया कि इसके जगह वो क्या कर रहा है, फील्डिंग कर रहा है या रनिंग कर रहा है, इस तरह का होता है ना सब्स्टिट्यूशन। उसी प्रकार से x और y दो वेरिएबल है, इसमें x को y के रूप में सब्स्टिट्यूट करें या y को x के रूप में सब्स्टिट्यूट करें, किसी न किसी एक वेरिएबल को एक में सब्स्टिट्यूट करके आप सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू रखें, मतलब उसको रखें, तो 100% आपका क्या निकलेगा, इक्वेशन बनेगा, उसको आराम से हल करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। दूसरा जो मेथड है ना, सॉरी, ये जो दूसरा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, इक्वेशन सेकेंड, जो सेकेंड मेथड था वो आपका एलिमिनेशन मेथड था। कौन सा मेथड था भाई, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, हालांकि सबसे ज्यादा इसी मेथड का प्रयोग किया जाता है, एलिमिनेशन मेथड का ही प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इस एलिमिनेशन मेथड को थोड़ा सा समझे कि एलिमिनेशन मेथड है क्या। एलिमिनेशन मेथड का मतलब था इसको लुप्त करना, गायब करना। किसी जैसे इस आप में इसमें दो वेरिएबल टर्म है, एक x का और एक y के टर्म में है, तो आप किसी एक वेरिएबल के टर्म को क्या कर दीजिए, आप गायब कर दीजिए, तो आपका एक वेरिएबल टर्म हो जाएगा, तो आराम से होगा। इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, गायब करना, नहीं। तो चलिए इसको गायब कैसे करना है, सबसे पहले ये ध्यान देंगे, इसको हटाना कैसे है, तो एक चीज ध्यान देंगे। हमारी जो यहाँ थ्योरी है, हमारे पास जो प्रोसेस दिया गया है, इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 19 है और सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16 है। क्लियर, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इधर क्या है, राइट हैंड साइड है। क्लियर है। अब आते हैं, हम देखते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं कि
आप जब एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करें तो किसी भी, और गौर से समझेंगे, पहला चीज आप ये करेंगे कि आपको जिसको भी एलिमिनेट करना है, जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, चाहे आप x को कीजिए चाहे y को कीजिए, मतलब एलिमिनेट का मतलब उसको गायब करना, लुप्त करना, हटा देना। तो उसको हटा या गायब कैसे करेंगे? गायब या हटाने का काम तभी किया जा सकता है जब उसको मैथमेटिकली हम उसको ऑपरेट करें, यानी कि उसको कैंसिल करें। ये मैथमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम से हो सकता है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि पहला 5x + 3y = 19 और 2x + 4y = 16। इसमें हम पहले ये बता रहे हैं आपको कि पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि हम x को एलिमिनेट करें कि y को एलिमिनेट करें। क्लियर? तो चलिए, अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि y को ही एलिमिनेट करते हैं, x को भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए हम क्या करते हैं, पहले y को एलिमिनेट कर ले रहे हैं। क्या कर लिया हमने? y को एलिमिनेट कर रहे हैं। चलिए हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो एलिमिनेट करने का मतलब इसको गायब करना है। तो गायब करना है तो देखेंगे भैया, पहले में 3y है, दूसरे में 4y है, तो ये तो गायब तभी होगा जब लाइक टर्म, मतलब सेम लाइक टर्म तो है ही, दोनों y है, लेकिन इस टर्म की जो संख्या, जो वैल्यू है वो 3y है और इसका क्या है, 4y है। ये तभी हो सकता है जब सेम। तो सेम करने के लिए आप इसका और इसका जो संख्यात्मक वैल्यू, जो न्यूमरल फिगर है, उस न्यूमरल फिगर का आप एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एकदम ध्यान से देखेंगे, क्या लेंगे? एलसीएम। किसका लेंगे? जिस वेरिएबल को आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, उस वेरिएबल का जो न्यूमरल फिगर है, उस न्यूमरल फिगर को आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो चलिए, हमने कहा कि हम y वेरिएबल को क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए जो 3 और 4 है, इस 3 और 4 ये जो न्यूमरल फिगर है y का, वो 3 और 4 है, और 3 और 4 का एलसीएम हम निकाल लेंगे। कितना होगा 3 और 4 का एलसीएम? 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा। कितना होगा? 12 क्लियर? अब ये क्लियर हो गया कि हमारा जो ये टर्म है, इसका वैल्यू हमको 12 लाना है। क्लियर? तो आप ध्यान दीजिए कि ये 12 कब आएगा? जब इसमें आप 4 से गुना कीजिएगा। तो जब 4 से गुना कीजिएगा तो आप इक्वेशन 1 को 4 से, चूंकि एक बात बताता है इक्वेशन में, एक कंडीशन आपने इक्वेशन में पढ़ा है कि इक्वेशन एक इक्वलिटी का संबंध रखता है। इक्वलिटी का एक स्टेटमेंट है जो LHS = क्या होता है? RHS। जो LHS = क्या होता है? RHS होता है। ये तो कंडीशन क्लियर है कि ये LHS = RHS होता है। अब ये इक्वेशन में हमने पहले ही पढ़ा है, ये इसका प्रोसीड्यूर है, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज है कि आप किसी भी सेम संख्या से जोड़े, घटाए, गुना करे, भाग करे, यानी किसी भी फंडामेंटल ऑपरेटिंग का प्रयोग सेम संख्या के लिए, यानी सेम संख्या से हम इसके LHS और RHS में जोड़ दें, घटा दें, गुना कर दें, भाग कर दें, तो इस इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए, हम इसको 12 करना चाह रहे थे, तो हम 4 से जब इसको गुना करेंगे, इसका मतलब है कि हमको 4 से इस सब को क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। तभी, चूंकि LHS में गुना करेंगे तो हम उसको RHS में भी गुना करेंगे, तभी हमारा इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं तो अगर ऐसे हम LHS में सिर्फ गुना कर ले और RHS में नहीं करें तो इक्वेशन आपका क्या होगा? गलत होगा। तो ये कंडीशन पहले ही प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने पहले पिछले क्लास में ही पढ़ा है कि किसी भी इक्वेशन के LHS और RHS बोथ साइड में अगर हम सेम संख्या, मतलब सेम नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड और ऐड और सब्ट्रैक्शन, देन इट्स इक्वेशन विल नॉट बी चेंज्ड। तो उसका इक्वेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका इक्वेशन से कोई मतलब नहीं होता, एकदम सेम इक्वेशन रहता है। तो चलिए हम इसको 4 से गुना करते हैं, तो 5x को 4 से करें तो कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20x प्लस 4 3 जा 12y इजिकल टू 19 4 जा 76। चलिए, आपने क्या किया था कि फर्स्ट इक्वेशन में 4 से गुना किया था, तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, क्या लिखेंगे भाई? मल्टीप्लाई बाय 4, है ना? मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन इक्वेशन फर्स्ट। ऑन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, पहले इक्वेशन में हम 4 से गुना करते हैं और तब हम पाते हैं 20x प्लस 12y बराबर 19 4 जा 76।
उसी प्रकार से अब इस 4y को हमको भी लाना है 12, चूंकि एलसीएम हमारा 12 है तो इसमें भी किससे गुना होगा, आपका 3 से गुना होगा। तो चलिए इसको आपने 3 से गुना कर लिया, कोई प्रॉब्लम? तो 3 से गुना कर लिए तो आपको हो जाएगा 3 2 जा क्या हो जाएगा बोलिए, 6x प्लस 4 3 जा 12y प्लस 16 3 जा 48। क्लियर हो गया? अब क्या करना है कि जो आप मल्टीप्लाई बाई 4 ऑन इक्वेशन फर्स्ट दैट वी हैव, तो आपको सेकेंड इक्वेशन के लिए भी लिखना होगा कि मल्टीप्लाई बाय, बोलिए मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन इक्वेशन सेकेंड वी है। हमने सेकेंड इक्वेशन में भी 3 से गुना किया और हमने ये पाया, कोई दिक्कत? आप देखेंगे कि पहले इक्वेशन में 20x प्लस 12y इज इक्वल टू 76, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, हम तो जिसको मतलब आप जिसको एलिमिनेट करने जा रहे हैं वो आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो एलिमिनेशन है उसमें आप देखेंगे कि ये प्लस 12y है, ये भी क्या है प्लस 12y है। अगर ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ये तो ऐड होकर 12 और 12 24 से तो कैंसिल नहीं हुआ। हालांकि दोनों सेम है लेकिन ऐड के प्रोसेस में है तो सेम है। जब तक ये घटेगा नहीं तब तक ये हटेगा नहीं, मतलब इसको हटाने के लिए, इसको हम एलिमिनेट करने के लिए हम जब तक इसको एक ऐड का एक सब्ट्रैक्ट का प्रोसेस नहीं होगा तब तक नहीं हटेगा। तो चलिए एक प्लस दूसरा भी प्लस है तो हम ऐसा करते हैं कि इसी इक्वेशन को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो लिखते हैं 20x, यहां लिखेंगे नाउ subtracting equation second from equation first we है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यानी पहले इक्वेशन यानी जो दूसरा इक्वेशन है इस दूसरे इक्वेशन को पहले इक्वेशन में से हम क्या करते हैं, घटा रहे हैं, घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए लिखते हैं पहला इक्वेशन आपका ये है 20x प्लस 12y इज इक्वल टू 76, इसको घटा रहे हैं, यहाँ लिखेंगे 6x प्लस 12y आप इज इक्वल टू 48। जैसे ही आपने सब्ट्रैक्टिंग का प्रोसेस लिखा है तो सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस यानी जो सेकेंड इक्वेशन के लिए जो सब्ट्रैक्ट प्रोसेस डाल रहा है तो सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस में डालते ही इस टर्म का यानी देखो एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस में 100% ये क्या करेगा, इसका सारा साइन क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, ये प्लस है तो अब क्या हो गया माइनस, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस। चलिए 12y में से 12y 0 एक कैंसिल, अब 20 माइनस 6x कितना हो जाएगा 14x इज इक्वल टू, इसमें से आपको घटाना है 16 में से 8 6 आ गया 2 28 x इज इक्वल टू 14 2 20। देखिए यहाँ 2 आ गया, क्लियर आ गया, यानी कि आपका x का वैल्यू 2 आ गया। आपने किसको एलिमिनेट किया था, y को एलिमिनेट किया था, अब किसको हम एलिमिनेट करेंगे, x को एलिमिनेट करेंगे। तो चलिए फिर उसी प्रकार से हमारा x का वैल्यू आ गया, y के वैल्यू के लिए उसी प्रकार से एलिमिनेट करेंगे। चलिए कॉपरेट कीजिएगा हमको, अब किसको एलिमिनेट करना भैया, x को, किसका वैल्यू निकलेगा y का। तो चलो देखते हैं, निकाल रहे हैं। देखिए हम पहले y को एलिमिनेट किए थे, अब किसको एलिमिनेट करेंगे, x को। तो x को एलिमिनेट करने के लिए हमारा टर्म क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ 5x है 2x है, तो पहले अगर ऐसा नहीं समझ में आता सीधा एलसीएम लेंगे, 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा 10, इसका मतलब यहाँ 10 होगा और यहाँ भी 10 हो सकता है। चलिए इन दोनों का मल्टीपल, एलसीएम का मतलब ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो उसका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो मिल जाए, जो दोनों में कॉमन हो। तो 5 और 2 का सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या रहता है 10, इसलिए हम कह रहे हैं कि एलसीएम ले लेंगे। तो बड़ी संख्या आएगी, कहीं 18 24 दे दें और आप 18 से 24 को गुना कीजिए, 24 को 18 से तो बड़ा हो जाएगा, 18 को 24 का आप सीधा एलसीएम लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि अगला जो कॉमन मल्टीपल होगा वो कौन सा होगा, 72 होगा। तो 18 4 जा 72 और 24 3 जा 72 और 1 टाइम्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए यानी 5 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 10। तो चलिए 5 दूनी हम देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन को किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन इक्वेशन फर्स्ट वी है। कोई दिक्कत, तो आप 2 से जब गुना करेंगे तो 5 2 जा 10x प्लस 3 2 जा 6y 19 2 जा 38 है ना। अगेन मल्टीप्लाई बाई
आप x को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तो दोनों टर्म से इसको किससे गुना करना पड़ेगा, 5 से। 5 ऑन गो ऑन इक्वेशन सेकेंड वी है। तो चलिए 5 2 जा 10x, 5 4 जा 20y इक्वल 65 जा 80। कोई दिक्कत? अब क्या करना है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में, यानी आपका जो फर्स्ट इक्वेशन से जो इक्वेशन तैयार हुआ इसको आप मान सकते हैं थर्ड, और जो सेकेंड इक्वेशन से तैयार हुआ इसको मान लीजिए फोर्थ। आपके पास अब तीसरा और चौथा इक्वेशन आपका पास तैयार है। अब इस चौथे इक्वेशन में x दोनों में सेम है, 100% दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, तो 100% ये आपका एलिमिनेट होगा, हटेगा। तो एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट के लिए देखते हैं कि ये प्लस 10x है, ये भी प्लस 10x है, बिना घटाए हुए तो होगा नहीं। तो फिर हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ वी है। 4 में से 3 में आपको घटा रहे हैं इसमें से, तो चलिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड, सॉरी लिख देते हैं फोर्थ फ्रॉम थर्ड। पहले इक्वेशन आपका जैसे लिखा हुआ है वैसे रहेगा, 10x प्लस 6y इक्वल टू 38। चलिए ये हो गया 10x प्लस 20y इक्वल टू आपका 80। क्लियर? हमने पहले ही बताया कि जैसे ही आप सब्ट्रैक्शन का प्रयोग करेंगे, जिसको घटा रहे हैं, तो आपका ये जो फोर्थ इक्वेशन है ना, वो घट रहा है, तो उसका सारा साइन क्या होगा, चेंज होगा। जो प्लस होगा वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। ये प्लस है तो क्या हो गया भैया, माइनस। अगर ये माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता। अब ये टर्म क्या है, प्लस है तो ये माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या हो गया, माइनस। कोई दिक्कत? अब देखिए 10x में से 10x कैंसिल, आपका ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब 6y में से 20y घटा तो क्या हो गया भैया, माइनस 14y। देखिए इसके साइन का कोई मतलब नहीं है, नीचे के साइन माइनस 14y बराबर, फिर 80 में से 38 तो 10 माइनस 8 2 और 7 माइनस 3 42 माइनस 42। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, 3। आप इस टर्म को इधर ले आएंगे, y इज इक्वल टू 3, यानी x का वैल्यू आपका निकल गया और y का भी वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू हमने पहले निकाला था, क्या निकाला था, 2, और y का वैल्यू आपका गया 3। इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से हम इस तरह से मैथ क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई दिक्कत? ये क्लियर हो गया, समझ में आया?